सो गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो है ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया था अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस, और मैंने आपको उसकी क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ टीनिया सोलियम ये मैंने आपको करवा दिए थे, जिसके अंदर मेन आपको बताया गया था कि टीनिया सोलियम जो है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। मीन्स दिस इज़ ए bisexual tapeworm having male and female sex organs are present in same body. So in today's lecture we will start from life history and development of Taenia solium. सबसे पहले यहाँ जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये मैंने टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया है, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीनिया सोलियम जो है उसको हम टेपवर्म बोलते हैं, और अनदर नेम इज़ टीनिया सोलियम कॉमनली कॉल्ड पोर्क worm. Pork worm. Now what is pork? पोर्क जो है दैट इज़ फ्लैश ऑफ पिग। मीन्स जो पिग का मांस होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको कॉमनली जो है वो पोर्क वर्म बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम बिलोंग्स टू फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस एंड दैट इज़ ए फ्लैट वर्म। टीनिया सोलियम जो है उसकी बॉडी डिवाइडेड होती है मेनली 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज हेड। Here you can see that this is head region and this is also called स्कोलेक्स, जो कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो स्कोलेक्स है उसी को हम हेड कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज नेक रीजन। यहाँ आप देख सकते हो दिस इज़ द नेक पोर्शन, ये नेक रीजन है। नेक रीजन के बाद थर्ड पार्ट इज स्ट्रोबिला। ये वाला जो जितना पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोबिला। ILA। This complete portion is called strobila, and each strobila having a segment. This is called proglottid. मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज हेड और स्कोलेक्स। तो इसके हेड के पास में क्या होता है? हेड के यहाँ प्रेजेंट होती है एक राउंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रोस्टेलम। ठीक है, हेड बियर्स ए राउंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नॉन एज रोस्टेलम, एंड रोस्टेलम फर्दर बियर्स हुक्स। यहाँ आपको स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ किए गए हैं। दीज आर द हुक्स। हुक्स का क्या फंक्शन है? हुक्स हेल्प इन अटैचमेंट। जो हुक्स हैं ये जो हैं किसी भी ऑर्गन और टिश्यू के साथ में फिक्स हो जाते हैं और वो उसको एक अटैचमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। एंड हेड ऑल्सो कंटेन शकर्स। यहाँ पे जो आपको स्काई ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं दीज आर द शकर्स। जो शकर्स हैं आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज ये 2 आपको फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं और 2 जो है वो बैक साइड होती हैं। टोटल जो है नंबर रहता है इनका 3 to 4 रहता है।
3 to 4 इन नंबर। शकर्स का क्या फंक्शन होता है आपको पता है कि हुक्स जो हैं वो इसको क्या करेंगे, अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे किसी भी बॉडी टिश्यू के साथ में, और शक्कर क्या करेंगे, ब्लड शक करने का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। शकर्स जो हैं वो ब्लड शक करेंगे, नरिशमेंट जो है वो होस्ट बॉडी से लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है एंडोपैरासाइट होता है, ये आपको बताया था पहले। अब मैंने आपको क्लास में ये भी बताया था कि ये जो प्रोग्लोटिड रीजन है इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। एक होती हैं जो नेक के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट है, दीज आर द इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था अबाउट 300 और 400 इन नंबर दैट आर मेच्योर प्रोग्लोटिड्स। मतलब फर्स्ट जो है वो इमेच्योर हैं। इमेच्योर जो होते हैं वो 100 से 150 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती हैं मेच्योर प्रोग्लोटिड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होते हैं अबाउट 450, 300 to 450 प्रोग्लोटिड्स आर मेच्योर प्रोग्लोटिड्स। एंड एट लास्ट about 300 proglottids are called gravid proglottids। तो फर्स्ट हमने कौन से देखे, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स वो होते हैं, सॉरी इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स वो होती हैं जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर नहीं हुए हैं अभी तक, उनको हम बोलते हैं इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। सेकंड मैंने आपको बताया मेच्योर प्रोग्लोटिड्स वो होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, और क्योंकि यहाँ पे प्रोटेंडरस कंडीशन होती है इस वजह से मैच्योर प्रोग्लोटिड मेनली कंटेन फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट ड्यू टू प्रोटेंडरस कंडीशन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर मोर इन नंबर। मीन्स कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अर्लियर मैच्योर होता है, इस वजह से मैच्योर प्रोग्लोटिड के अंदर जो मेनली है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही प्रेजेंट होता है। फीमेल भी प्रेजेंट होता है क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मैच्योर नहीं होता। जो थर्ड टाइप के थे दैट आर ग्रेविड प्रोग्लोटिड। ग्रेविड मैंने आपको बताया था कि जिनके अंदर इस तरह से ब्रांच्ड यूट्रस प्रेजेंट होता है। ब्रांच्ड यूट्रस जो है वो कंटेन करते हैं, और ब्रांच्ड यूट्रस के अंदर जो है फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो उन प्रोग्लोटिड्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो है वो क्या कंटेन करते हैं, ब्रांच्ड यूट्रस विद एग्स। तो उसके अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं, ओनली फर्टिलाइज्ड एग्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बाद जो हमारा टॉपिक है जो हमें आगे पढ़ना है दैट इज़ लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो जो लाइफ हिस्ट्री और डेवलपमेंट है इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस प्रेजेंट होंगी। सबसे पहले आपने देखा होगा मेल और फीमेल गैमीट होते हैं। मेल और फीमेल गैमीट की क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो जो मेल और फीमेल गैमीट हैं सबसे पहले उनकी मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग मतलब कि उनके जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। यहाँ इस डायग्राम के अंदर जो है आप देख सकते हो। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप जो है ये स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि सेंटर के अंदर एक सेल प्रेजेंट है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो सेंट्रल सेल है जो मैंने आप ग्रीन से शो किया है, दिस इज़ कॉल्ड एग सेल और जाइगोट। मीन्स जाइगोट जो है वो कैसे बना, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट सेल होती है दैट इज़ कॉल्ड जाइगोट। ये जाइगोट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड जाइगोट इज सराउंडेड बाय अनदर सेल्स। ये जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, योक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ कॉपुलेशन। ये साथ के साथ नोट कर लेना क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये मैंने कहीं पे राइट नहीं की हुई हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप
है जो फर्स्ट, दैट इज़ कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले जो है कॉपुलेशन क्या होती है? कॉपुलेशन जो है उसके अंदर जो मेल गैमीट्स हैं वो जो है मेल गैमीट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं फीमेल की बॉडी में, और क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि एक प्रोग्लोटिड से दूसरे प्रोग्लोटिड के अंदर ही गैमीट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज़ कॉपुलेशन। और मैंने आपको जो है इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि द प्रोग्लोटिड कंटेन पेनिस, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोग्लोटिड है उसके पास भी पेनिस होती है जिसको हम सीरस बोलते हैं, CERRUS, सीरस बोलते हैं। जो पेनिस और सीरस है दैट हेल्प्स इन कॉपुलेशन। तो सबसे पहले क्या होता है कि टैप वॉर्म है। टैप वॉर्म जो है जब ये ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्ट करता है, इससे पहले एक चीज़ आप और देखना कि जो टैप वॉर्म है उसका जो लाइफ साइकिल है दैट इज़ डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल क्या होता है? डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है इसका। डाइजेनेटिक मतलब कि डाई मीन्स टू, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका लाइफ साइकिल टू होस्ट पे कंप्लीट होता है, या जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस टाइप के लाइफ साइकिल को डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कहती हैं। तो आप यहाँ पे याद रखना कि जो प्राइमरी होस्ट हैं दैट इज़ मैन, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो प्राइमरी होस्ट है, और जो सेकेंडरी होस्ट हैं वो होते हैं पिग। जो मैन है उसको हम प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट भी बोलते हैं, डेफिनेटिव होस्ट। ठीक, और जो सेकंड है वो सेकेंडरी होस्ट है। तो प्राइमरी होस्ट कौन से होते हैं? प्राइमरी होस्ट वो होते हैं जिनके अंदर मेनली जो पैरासाइट है मैच्योर होता है और रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो उस होस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी होस्ट बोलते हैं, कि जिसके अंदर क्या है, जो पैरासाइट है वो मैच्योर होता है और रिप्रोडक्शन शो करता है। अब है सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कौन होती हैं? पिग्स होती हैं। तो जो सेकेंडरी होस्ट हैं वो होस्ट होती हैं जिसके अंदर पैरासाइट की कुछ लार्वल स्टेजेस पास ऑन होती हैं। वो लार्वल स्टेजेस को ही क्या है? पास ऑन करता है। 2 या 3 लार्वल स्टेजेस जो हैं उसकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ये जस्ट क्या है? इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्प कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये एज ए वेक्टर भी यूज़ होता है, सेकेंडरी होस्ट। तो मेन जो है और डेफिनेटिव होस्ट है दैट इज़ प्राइमरी होस्ट, एंड सेकंड होस्ट जो है वो पिग्स होती हैं, वो सेकेंडरी होस्ट होती हैं। और इनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? पोर्क वॉर्म। क्यों? क्योंकि जो पिग के फ्लैशेस होती हैं उसके अंदर जो है इनकी इन्फेक्टिव स्टेज प्रेजेंट होती है। इस वजह से जो भी पोर्क को ईट करती हैं ह्यूमन बींग्स, उनकी बॉडी में ये जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही थी कॉपुलेशन के बारे में। कॉपुलेशन में जो फर्स्ट है, जो कॉपुलेशन प्रोसेस है, मैंने आपको अभी बताया कि जो प्राइमरी होस्ट है उसी के अंदर क्या है? रिप्रोडक्शन होगी और मैचुरेशन होगी। तो जो कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कहाँ पे होगा? प्राइमरी होस्ट की बॉडी में होगा, जो कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स में आप याद रखना कि जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे जनरली जो ये पैरासाइट है वो मेच्योर होता है और जो रिप्रोडक्शन है वो शो करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो टैप वॉर्म है वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में एंटर करती हैं। कैसे एंटर करती हैं? कि जब ह्यूमन बींग्स कोई भी रॉ पोर्क, या जिसको हमने मान लो कि कुक नहीं किया, अनकुक्ड पोर्क जो है उसके ऊपर वो फीड करती हैं, तो वो जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। और वो जो है मूव करती करती विद द हेल्प ऑफ ब्लड वो इंटेस्टाइन तक पहुंचती है, ठीक
ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर जाके जो सबसे पहले टैप वर्म है वो खुद को फोल्ड कर लेता है। किस तरह से फोल्ड करेगा? लाइक दिस, इस तरह से फोल्ड कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से फोल्ड कर रहा है, ऐसी जो है उसकी बॉडी थी। तो इससे क्या होगा कि जो डिफरेंट प्रोग्लोटिड रीजन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। जो आप देख सकते हो कि डिफरेंट जो प्रोग्लोटिड रीजन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे कि इस वाले रीजन में है। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले रीजन में है। तो एक प्रोग्लोटिड जो है वो दूसरे प्रोग्लोटिड के ऊपर जो है वो लाई कर रहा है। इससे क्या होगा? इससे जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है। यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? क्योंकि जब मैच्योर प्रोग्लोटिड के अंदर कुछ सेगमेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर होता है अर्लियर, और कुछ सेगमेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मैच्योर हो रखा होगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि उन दोनों सेगमेंट्स के गैमीट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं। मैंने आपको बताया था जो पेनिस है उसके थ्रू गैमीट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। और मैंने आपको एक रीज़न बताया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जिसको हम बोलते हैं ऊ टाइप। ऊ टाइप के अंदर जो हैं वो जो स्पर्म्स हैं वो वेजाइना के थ्रू एंटर करते हैं। वेजाइना के बाद में वो सेमिनल वेसिकल के पास जो है उनकी स्टोरेज होती है। मैंने आपको ये भी बताया था। और उसके बाद वो जो है वो नेक्स्ट पार्ट में ऊ टाइप में एंटर करते हैं, और बीच में जो है वो फर्टिलाइजेशन डक्ट होती है जहाँ पे उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऊ टाइप के अंदर जो है वो मैलिस ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, और वो जो ग्लैंड है वो क्या करती है? फर्टिलाइज्ड एग्स को यूट्रस तक पास ऑन करने में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि उस ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो एग्स की लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, इस वजह से मैच्योर और जो मैच्योर प्रोग्लोटिड जो है एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है। बट जो कंडीशन है वो यहाँ पे प्रोटेंडर्स है मेनली। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस तब होते हैं जब दो सेगमेंट, दो प्रोग्लोटिड ऐसे मिले हुए हैं जिसके अंदर एक के अंदर तो मेल जो है सिस्टम मेच्योर है, और दूसरे के अंदर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेच्योर कंडीशन में प्रेजेंट है। तो उस केस में जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने देखा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप देखोगे सेकंड जो इसके अंदर स्टेज है या सेकंड जो पार्ट है दैट इज़ कैप्सूल फॉर्मेशन। जो मैंने लाइफ हिस्ट्री में फर्स्ट आपको स्टेप बताया है, फर्स्ट जो प्रोसेस बताई है दैट इज़ कोपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। और जो सेकंड यहाँ पे पॉइंट है, जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ कैप्सूल फॉर्मेशन। वो जो है यहाँ से आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि कैप्सूल फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए आप, मैंने आपको बताया कि जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? ऊ टाइप में। ठीक है, ऊ टाइप में मैंने आपको ये बताया था कि ऊ टाइप के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया था। नीचे जो है वो मैंने आप विटेलाइन ग्लैंड बनाई थी, और विटेलाइन ग्लैंड जो है सिक्रीट इट्स सिक्रीशन थ्रू विटेलाइन डक्ट। ठीक है, और वो ऊ टाइप के अंदर इसका सिक्रीशन जाएगा। ठीक है, तो जो विटेलाइन ग्लैंड जो है वो अपना सिक्रीशन जो है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी? मैलिस ग्लैंड प्रेजेंट थी कुछ इस तरह से। तो मैलिस ग्लैंड और जो विटेलाइन ग्लैंड है उनका सिक्रीशन जो है वो ऊ टाइप के अंदर जो है वो जा रहा है। ठीक है, ऊ टाइप के अब ऊ टाइप जो है वहाँ पे जो विटेलाइन ग्लैंड्स हैं उसकी सेल्स, उसकी जो सिक्रीशन है उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और वो जो सेल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? योक सेल्स। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जो विटेलाइन ग्लैंड है दैट इज़ योक फॉर्मिंग ग्लैंड, तो वहाँ पे योक सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो विटेलाइन ग्लैंड की जो योक सेल्स हैं वो योक सेल्स जो हैं वो ऊ टाइप के अंदर जाएंगी। ऊ टाइप के अंदर जाने के बाद में क्या होगा, जैसे कि आपको फर्स्ट डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इस तरह से जाइगोट को योक सेल्स जो हैं वो सराउंड कर लेती हैं। तो यहाँ पे ए पार्ट, यहाँ पे जो पहला स्ट्रक्चर है दैट इज़ ए वाला, ये क्या है? जाइगोट का है। तो जाइगोट विच इज़ सराउंडेड बाय योक सेल्स।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि महलिस ग्लैंड का सिक्रीशन है। महलिस जैसे ये जाइगोट बना, महलिस ग्लैंड जो है उसका सिक्रीशन इसको कहाँ लेके जाएगा, यूट्रस तक लेके जाएगा। ठीक है, वो यूट्रस तक जो है वो जा रहे हैं। जैसे ही वो यूट्रस के पास में जा रहे हैं, यूट्रस यानी कि ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो है यूट्रस के पास में जब वो जा रहे हैं, तो उससे पहले क्या होता है कि जो योक सेल्स हैं वो उसको सराउंड तो करती ही करती हैं। तो जो योक सेल्स जो कवरिंग बना लेती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, मैंने आपको बताया है कि ओ टाइप है, ओ टाइप के अंदर जो है फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट है। ओ टाइप के अंदर जो योक सेल्स हैं, योक सेल्स सराउंडेड द जाइगोट, दीज आर द योक सेल्स। ये जो योक सेल्स हैं वो जाइगोट को सराउंड करती हैं और एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग जो है वो बना लेती हैं। उस कवरिंग को हम बोलते हैं शेल। ठीक है, या कोरियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो जाइगोट को एनक्लोज करती हैं। ठीक है, और इसी स्टेज को तभी तो क्या कहा गया है, कैप्सूल फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रही है, एक सेल और एक कैप्सूल जो है वो बन रहा है जो जाइगोट को प्रोटेक्ट किए हुए। ठीक है, इस वजह से ये जो सेकंड स्टेज है, जो सेकंड स्टेप है, दैट इज़ कैप्सूल फॉर्मेशन। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट स्टेज है, दैट इज़ क्लीवेज एंड अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अब ये जो कैप्सूल हैं, यानी कि जो ये शेल्ड एग्स हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, ये कहाँ पहुँचे, यूट्रस के अंदर पहुँच गए, जो कि ग्रेविड प्रोग्लोटिड था। ठीक है, उसके अंदर जो हैं अबाउट 30 to 40,000 कैप्सूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक फुली ग्रेविड प्रोग्लोटिड के अंदर। ठीक, अब यूट्रस के अंदर जो है क्या होगी, क्लीवेज होगी। तो यहाँ पे जो क्लीवेज है दैट इज़ होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। मैंने आपको दोनों की ही मीनिंग जो है वो बताए हुए हैं। होलोब्लास्टिक, होलो का मतलब है कंप्लीट, तो यहाँ पे कंप्लीट वर्ड है। कंप्लीट का क्या मतलब है, कंप्लीट का मतलब है फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जो है वो एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसकी अगर मैं इस सेल की क्लीवेज करती हूँ, ठीक है, तो जब मैं इसको क्लीवेज करूँगी तो जो क्लीवेज है वो कंप्लीट सेल को डिवाइड करेगी। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर पार्ट में जो है वो डिवीज़न शो कर रही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जब क्लीवेज क्या है, कंप्लीट सेल की हो रही है, तो उस क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। सेकेंड जो टर्म है यहाँ पे यूज़ की है दैट इज़ अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब क्या है, अनइक्वल का मतलब है कि जब ये एक सेल है, इस सेल के अंदर जो है वो क्लीवेज हो रही है, तो क्लीवेज होगी तो मान लो ये फर्स्ट डिवीज़न है इस तरह से। तो फर्स्ट जब डिवीज़न है, माइटोटिक डिवीज़न होती है, क्लीवेज के अंदर मियोसिस नहीं होती। तो जो फर्स्ट डिवीज़न है तो यहाँ पे क्या बनेगी, टू सेल्ड स्टेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, टू सेल्ड स्टेज बनेगी। तो उस टू सेल्ड स्टेज में एक सेल जो है वो स्मॉलर इन साइज और जो सेकंड सेल है दैट इज़ लार्जर इन साइज। तो जो स्मॉलर और लार्ज दो टाइप की सेल बन गई टू सेल्ड स्टेज में। तो उसी टाइप की क्लीवेज को हम बोलते हैं अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब है कि जब जाइगोट से टू सेल्ड स्टेज बन रही है तो वो दोनों सेल जो हैं वो सेम साइज़ की नहीं है, इस वजह से वो जो क्लीवेज है वो अनइक्वल हो गई। होलोब्लास्टिक का मतलब है कि कंप्लीट सेल की डिवीज़न हो रही है, कोई पार्ट डिवाइड नहीं कर रहा, और अनइक्वल का मतलब है कि उससे जो दो सेल बन रही हैं वो जो है इक्वल नहीं है, सेम साइज़ की नहीं है। तो इस वजह से क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होती है। ठीक है, अब जो क्लीवेज है और इसकी जो डेवलपमेंट है, क्लीवेज की स्टार्टिंग और अर्ली जो डेवलपमेंट है वो दोनों ही चीज़ें यूट्रस में कंप्लीट होती हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि जब यहाँ पे क्लीवेज होती है तो क्लीवेज होने से टू सेल्ड स्टेज बनेगी। तो यहाँ पे देखिए आप, ये बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में आप देख सकते हो कि ये जो इसेंशियल
योग मास लिखा हुआ है। सिंशियल मैंने आपको बताया था कि जो सिंशियल वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। ये जो सिंशियल है इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि एक इस तरह से लेयर है सेल्स की, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और वो जो मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है वो बनती कैसे, मैंने आपको बताया था कि जब यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स आपस में फ्यूज़ करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। उनकी जो है इंडिविजुअल सेल की, यानी कि ये वाली जो है वो मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो जो मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंशियल। तो ये जो है वो सिंशियल योक मास है कि यहाँ पे जो योक सेल्स थी वो देखो सभी जो है इकट्ठी हो गई और उन्होंने एक लेयर जो है वो बना ली है यहाँ पे। और ये जो है इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये वाली जो लेयर ये बता रहा है दैट इज़ कोरियोनिक मेम्ब्रेन एग शेल। तो ये कैप्सूल बन गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीज़न जो मैंने आपको बताया यानी कि क्लीवेज, इसी पोर्शन में देखना जो क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक और अनइक्वल हो रही है। तो अनइक्वल क्लीवेज जब हो रही है तो उससे क्या है, दो सेल बनेगी पहले। तो एक सेल जो होगी स्मॉलर इन साइज जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक सेल। और जो दूसरी सेल होती है दैट इज़ लार्जर इन साइज जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगामियर, या आप इसको क्या है माइक्रोमियर और मेगामियर भी बोल सकते हो, या इसका सेकंड नेम यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियोनिक सेल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह की सेल बन गई, एक लार्जर और एक जो है वो स्मॉलर सेल्स जो हैं वो बन जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो मेगामियर्स हैं यानी कि ये वाली जो सेल है वही डिवाइड करेगी, ठीक है। और जो माइक्रोमियर्स हैं यानी कि ये वाली जो सेल है वो डिवाइड नहीं करती, तो वो जो है वो डिवीज़न शो नहीं करेगी, सिर्फ जो मेगामियर्स हैं वो डिवाइड करेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे कि इस तरह से ये टू सेल्ड स्टेज थी, ठीक है। ये जो है वो माइक्रोमियर थी और ये जो है वो मेगामियर है। मेगामियर जो है वो डिवाइड कर रही है, तो फर्दर क्या है और सेल बनाएगी, उसके अंदर क्लीवेज हो रही है तो वो और सेल्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। जब वो और सेल्स प्रोड्यूस करेगी जैसे कि ये बन रही है तो उसके अंदर एक जो होगी फर्दर स्मॉलर इन साइज और उसको हम क्या कहेंगे, फिर से माइक्रोमियर कहेंगे, ठीक है। और जो दूसरी सेल होगी दैट इज़ लार्जर इन साइज और उसको हम क्या कहेंगे, मीजोमियर कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसने जैसे क्या किया है, सबसे पहले ये टू सेल्ड स्टेज है, टू सेल्ड स्टेज में एक जो है वो माइक्रोमियर है और एक जो है वो मेगामियर है, ये स्मॉलर इन साइज। स्मॉल वाला फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, जो लार्जर सेल है वो डिवाइड करेगी, वो डिवाइड करके फर्दर जो है स्मॉलर इन साइज और लार्जर इन साइज दो टाइप की सेल्स बनाएगी। जो स्मॉलर वाली है उसको फिर से हम माइक्रोमियर्स कहेंगे और जो लार्जर वाली है उसको हम मीजोमियर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर जो है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइक्रोमियर्स जो है वो एज सच है और जो मेगामियर है दैट इज़ डिवाइड इनटू मीजोमियर्स, ठीक है। और माइक्रोमियर्स दो टाइप की यहाँ पे सेल्स इसने बना दी, एक तो मीजो है, ये माइक्रो वाली कौन सी है, ये वाली एम्ब्रियोनिक सेल, ये तो एज सच प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है माइक्रो और मीजो दो टाइप की सेल्स जो हम बन रही हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या होता है कि माइक्रोमियर्स जो होती हैं वो एग्रीगेटेड रहते हैं, मतलब जो है वो इकट्ठे रहते हैं, एक सेंट्रल मास बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मोरूला। मोरूला आप जो है अगली स्टेज में देख सकते हो। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये जो आपको सेंट्रल वाला ये स्ट्रक्चर जो है ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ मोरूला। तो मोरूला के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है, मोरूला इज ए मास ऑफ सेल्स हैविंग माइक्रोमियर्स, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा कि जो मीज़ोमियर और मेगामियर्स हैं वो डिवाइड करते रहती हैं और मोरूला के अराउंड जो हैं वो एग्रीगेट करते रहते हैं। यहाँ पे क्या है, ये माइक्रोमियर्स हैं और जो मीज़ोमियर्स हैं ये डिवाइड करते रहती हैं। फिर से माइक्रोमियर जो है उसने डिवीज़न नहीं की, माइक्रोमियर्स जो हैं वो स्टार्टिंग में जो बना था वही है, ठीक है। और डिवीज़न कौन कर रहा है, मेगामियर कर रहे हैं, क्योंकि मेगामियर फिर से क्या है, माइक्रोमियर और मीज़ोमियर बना रहे थे। तो इस वजह से यहाँ की जो माइक्रोमियर्स और मीज़ोमियर्स हैं वो जो हैं फर्दर डिवाइड करके मोरूला के अराउंड जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो इसके अंदर कि इसने क्या कहा है कि ये जो हैं वो योग की मेम्ब्रेन्स हैं, मतलब ये जो योग सेल्स थी वो डिवाइड कर रही हैं और वो इस तरह से एक लेयर जो है वो बना देगी। ये सारी की सारी जो हैं वो योग सेल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि जो मेगामियर्स हैं दैट आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। और जो मीज़ोमियर्स हैं दैट आर थिक एंड हार्ड, जो एक मोरूला के अराउंड कवरिंग बनाती हैं। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि एक मीज़ोमियर था, एक जो है वो माइक्रोमियर था। किसके थे ये, मेगामियर्स के, ठीक है। तो जो माइक्रोमियर्स हैं, माइक्रोमियर तो बनाते हैं इनर, जस्ट सेकेंड, ये देखिए आप, ये जो ग्रीन कलर की है ये वाली, जो माइक्रोमियर्स हैं वो बनाते हैं इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अराउंड मोरूला, ठीक है। और जो कौन से थे, मीज़ोमियर्स हैं वो बनाते हैं यानी कि ये वाली कवरिंग, आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अराउंड मोरूला। तो इस तरह से इसने यहाँ पे क्या किया है कि एक जो मीज़ोमियर्स हैं वो तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर, और जो माइक्रोमियर्स जो थे वो जो हैं वो इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे जो ये इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोफोर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एम्ब्रियोफोर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट जो है एम्ब्रियोफोर जो है, आप इस केस में देख सकते हो दूसरे डायग्राम के अंदर, ये एम्ब्रियोफोर थी। एम्ब्रियोफोर जो है इसके नीचे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो एम्ब्रियोफोर थी कौन सी, आप इस डायग्राम में भी फिर से देख सकते हो, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। और ये जो आपको लास्ट में एक और मेम्ब्रेन दिखाई दे रही ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिमेंट मेम्ब्रेन। मीन्स कि इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज लाइंड विद ए अनदर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड बेसिमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है मोरूला की वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है ऑन्कोब्लास्ट में, और जो ऑन्कोब्लास्ट है वो फर्दर जो है दो मेम्ब्रेन सिक्रीट करती हैं अराउंड मोरूला, ठीक है, जिसको हम ऑन्कोस्फीरल मेम्ब्रेन्स बोल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पे आउटर और इनर दो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, एक थर्ड मेम्ब्रेन है जो कि बेसिमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो
आउटर मोस्ट लेयर है मोरूला की। अब आउटर मोस्ट लेयर मोरूला की कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर तो वो है ना जो योक मेम्ब्रेन ने बनाई थी, यही रहेगी आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब योक मेम्ब्रेन जो है वो आपको इस डायग्राम के अंदर योक मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू मेम्ब्रेन्स। एक तो रहेगी ऑनकोस्फीरल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, ऑनकोस्फीरल मेम्ब्रेन में भी एक आउटर है और जो दूसरी है वो इनर ऑनकोस्फीरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यहाँ पे जो अंदर प्रेजेंट था हमारे पास ये क्या था? जाइगोट था, यानी जाइगोट था, यानी कि ये वाली जो है एग सेल थी। ठीक है, यहाँ वाली जो है वो एग सेल थी, ये वाली एग सेल थी। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे पास में क्या है, एक राउंडेड हमारे पास जो है वो सेल है। ठीक है, और वो जो राउंडेड सेल है हैविंग 3 मेम्ब्रेन्स। कौन कौन सी 3 मेम्ब्रेन्स हैं? एम्ब्रियो 4 मेम्ब्रेन्स, वन इज आउटर, नेक्स्ट इज इनर। ठीक है, अनदर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेसिमेंट मेम्ब्रेन एंड 2 ऑनकोस्फीरल मेम्ब्रेन्स। वन इज ऑनकोस्फीरल मेम्ब्रेन में भी वन इज आउटर एंड वन इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो मिडल पोर्शन है, मिडल पोर्शन के अंदर जो ये जो जाइगोट था, मिडल पोर्शन की जो सेल है वो फर्दर जो है वो ग्रो करती है और ग्रो करने के बाद में डिफ्रेंशिएट कर जाती है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कैसे करती है कि वहाँ पे क्या है, 6 हुक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये जो हुक्स हैं, ये जो हुक होते हैं दीज आर 6 इन नंबर। तो यहाँ पे जो इनर ये जाइगोट सेल थी डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स अराउंड सेल हैविंग 6 हुक्स, और ये 6 हुक्स क्या करेंगे, अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये जो 6 हुक्स की एम्ब्रियो स्टेज है इसको हम बोलते हैं ऑनकोस्फीयर। ठीक है, जो 6 हुक की एम्ब्रियो स्टेज है उसको हम बोलते हैं ऑनकोस्फीयर। ठीक, ऑनकोस्फीयर जो है उसका डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली जो स्टेज है ये देखिए, ये जो है 6 हुक्स की जो स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनकोस्फीयर एम्ब्रियो। ऑनको में जो ऑनकोस का मीनिंग है उसका मीनिंग होता है हुक्स, तो 6 हुक्ड एम्ब्रियो इज कॉल्ड ऑनकोस्फीयर। ठीक है, अब ये जो ऑनकोस्फीयर है ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा सेकेंडरी होस्ट ऑर्गेनिज्म को। तो जो हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है 4th वन, दैट इज इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी होस्ट। जो अगली स्टेज है वो क्या है, इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी होस्ट के अंदर जो है वो इन्फेक्शन कैसे ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये प्राइमरी होस्ट था, अब सेकेंडरी होस्ट के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि प्राइमरी होस्ट है, ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डिस्चार्ज करते हैं अपने फीकल मैटर को। अगर वो ओपन ग्राउंड में डिस्चार्ज कर रही हैं तो उनके फीकल मैटर के साथ में ये जो स्टेज है वो भी क्या है, रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, और जब इस स्टेज के ऊपर पिग्स जो हैं फीड करते हैं, जब फीकल मैटर के ऊपर पिग्स जो हैं वो फीड करते हैं तो पिग्स के अंदर जो है ये स्टेज जो है वो
इंट्रोड्यूस हो जाती है वो उनके अंदर जो है वो चली जाती है। अब जो फर्दर डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होगी, पिग की बॉडी में होगी, ठीक है, पिग की इंटेस्टाइन के अंदर होगी। तो ये था इन्फेक्शन ऑफ द सेकेंडरी होस्ट। अब जो इन्फेक्शन है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हो रहा है, फीकल मैटर के थ्रू हो रहा है। बट यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज एपोलाइसिस। एपोलाइसिस, एपोलाइसिस के अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में क्या होता है कि जो प्रोग्लोटिड थे, प्रोग्लोटिड विद ग्रेविड यूट्रस, ठीक है, जो स्ट्रोबुला पोस्टीरियर पोर्शन था ग्रेविड प्रोग्लोटिड वाला, जिसके अंदर ब्रांच्ड यूट्रस था, जो ग्रेविड यूट्रस कंटेन करते थे, वो जो है मेन टीनिया सोलियम वर्म की बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। जैसे कि इस तरह से ये बॉडी है टीनिया सोलियम की, और ये जो है मान लो लास्ट मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन है। तो पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर ये क्या है, डिफरेंट प्रोग्लोटिड्स हैं, ठीक है। इन प्रोग्लोटिड्स के अंदर क्या है, यूट्रस है, और यूट्रस के अंदर क्या है, फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, अपने आप इसकी बॉडी से डिटैच हो जाएंगे। आप एक तरह से बोल सकते हो कि जो टीनिया सोलियम है वो लास्ट मोस्ट पोर्शन को, जो प्रोग्लोटिड हैं लास्ट वाले, उनको क्या है, डिटैच कर देता है, अपनी बॉडी से अलग कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या, एपोलाइसिस बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो डिटैच होते रहेंगे, डिटैच होते रहेंगे। ये एक अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, थर्ड, और ये फोर्थ। तो ये अलग होते रहेंगे, और ये जो है वो कहाँ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग के फीकल मैटर में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एपोलाइसिस बोलते हैं कि स्ट्रोबिला से, लास्ट मोस्ट पोर्शन से ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का डिटैच होना, दैट इज कॉल्ड एपोलाइसिस, ठीक है। अब ये जो फीकल मैटर में प्रेजेंट है, पिग्स जब इनके ऊपर फीड करेंगे तो वो पिग्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो यहाँ तक जो है वो फोर्थ स्टेज भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो इसके अंदर पार्ट है दैट इज माइग्रेशन विद इन सेकेंडरी होस्ट। अगला जो फिफ्थ स्टेज है, जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ जो पार्ट है दैट इज माइग्रेशन विद इन सेकेंडरी होस्ट। कि सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्शन तो हो गया है, लेकिन वो उसकी बॉडी में कहाँ जाके माइग्रेट हो रही है, ठीक है। तो वो कहाँ जाती हैं, उसके स्टमक में, ठीक, स्टमक के अंदर जो है वो माइग्रेट कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो फीकल मैटर के ऊपर फीड तो कर ही रहा है, तो उसके माउथ से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए, और वो स्टमक जो है वहाँ तक चली जाती है। स्टमक के अंदर वो जैसे ही जाएंगे, स्टमक के अंदर जैसे ही जाते हैं, तो वो जो आउटर कैप्सूल था ना उनका, ये कैप्सूल बना हुआ था बाहर, क्योंकि वो ये कैप्सूल क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा है ना इसको। तो जो कैप्सूल है ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाता है, यानी कि जो कैप्सूल की लेयर है वो डिज़ोल्व हो जाती है। क्यों, क्योंकि स्टमक के अंदर जो है वो एसिडिक कंडीशंस होती हैं, और उसके अलावा जो पैप्सिन एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, उस कैप्सूल की लेयर को डिज़ोल्व कर देता है। तो हमारे पास में क्या बचता है कि कैप्सूल निकलने के बाद, कैप्सूल के रिलीज़ होने के बाद में जो एम्ब्रियो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्साकैंथ लार्वा, ठीक है। यानी कि ये बड़ा इस तरह से क्या होता है, ये देखो यहाँ पे आउटर शेल थी जितनी भी थी, ये जो है सारी की सारी डिज़ोल्व हो गई। अब डिज़ोल्व होने के बाद में हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे हेक्साकैंथ लार्वा बचा है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि कौन सी स्टेज पिग की बॉडी में इन्फेक्शन कोज करती है, या पिग की बॉडी में फर्दर डिफरेंशिएट करेगी अडल्ट में, तो कौन सी स्टेज जाती है, वो जाती है हेक्साकैंथ लार्वा। हेक्साकैंथ लार्वा जो है वो होता कैसा है, हेक्साकैंथ लार्वा जो है एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, और उसके पास मेन और इम्पोर्टेंट क्या है, 6 हुक्स प्रेजेंट होती हैं। ये हुक्स क्या करेंगे, जो पिग की इंटेस्टाइन है उसके साथ में खुद को अटैच कर लेती हैं, इंटेस्टाइन की वॉल के साथ में, और
वहाँ से क्या है ब्लड को शक करते रहते हैं, क्योंकि उसके पास मैंने आपको बताया कि शकर्स प्रेजेंट होते हैं उसके हेड में, ठीक है। तो वहाँ से वो जो है वो नरिशमेंट लेते रहते हैं। और ये जो माइग्रेशन है इनटू द स्टमक एंड फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन एंड अटैचमेंट ऑफ हेक्साकैंथ विद इंटेस्टाइन, इसको जो है वो टोटली 10 मिनट्स लगते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को जो है वो 10 मिनट लगती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये हुक्स हैं, ये हुक जो हैं वो क्या हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं। शेड का मतलब है इसकी बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो फर्दर है वो यूज़ नहीं होता। तो अब क्या होगा कि 10 मिनट के बाद में जब वो शकर्स को यूज़ कर रहे हैं, नरिशमेंट वगैरह ले रहे हैं, तो वो तो हो रहा है, लेकिन जब जैसे ही हुक्स इसके शेड होती हैं तो उसके बाद में सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचा एक राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, विदाउट हुक्स। तो ये जो राउंड स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, होस्ट की बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ठीक है, विद ब्लड। और सर्कुलेट करते करते वो क्या है अदर ऑर्गन्स तक पहुंचता है, जैसे कि मसल्स हैं या हार्ट रीजन है या लिम्स हैं, नेक है, टंग है। तो वो क्या है ब्लड सर्कुलेशन कैपिलरीज के थ्रू जो है वो बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है। और वहाँ पे जाके वो क्या है सेटल हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैडर वॉर्म या सिस्टी सर्कस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि ये ब्लैडर वॉल है। यहाँ पे इसको क्या है कोई अटैचमेंट नहीं करनी, ये जो है मसल्स में जाके जो है वो सेटल डाउन, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सेटल डाउन हो जाता है, एक जगह जो बैठ जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैडर वॉर्म, ठीक है। ये ब्लैडर वॉर्म हो गया, या इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, सिस्टी सर्कस, सिस्टी सर्कस लार्वा, ठीक है। अब इसने कहा है कि जो ब्लैडर वॉर्म है और जो सिस्टी सर्कस है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। इसने यहाँ पे जस्ट क्या बताया है आपको, इसने जो माइग्रेशन बताई है, जो हमारा 5th पॉइंट था अभी हमने पढ़ा माइग्रेशन के अंदर सिर्फ आपको इतना करना है कि ये सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे, इन्फेक्ट करने के बाद में उसके स्टमक के अंदर जाते हैं, स्टमक के अंदर जाने के बाद में जो कैप्सूल है वो क्या है डाइजेस्ट हो जाता है, और जो हेक्साकैंथ लार्वे हैं वो क्या होते हैं लिबरेट हो जाते हैं, ठीक है। हेक्साकैंथ लार्वा जो है वो इंटेस्टाइन के साथ में खुद को अटैच कर लेता है विद द हेल्प ऑफ हुक्स, और वहाँ से जो है वो नरिशमेंट लेता रहता है, ठीक है। और आफ्टर 10 मिनट्स वो क्या करता है अपने हुक्स को शेड ऑफ कर देता है, और जो विदाउट हुक एम्ब्रियो हैं वो क्या है ब्लड के थ्रू होस्ट की बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं, और वो सर्कुलेट करते करते जो है वो सेटल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑर्गन्स में, जैसे कि मसल्स में जाके सेटल डाउन हो रहे हैं, या लिम्स में, नेक्स में, टंग्स में, ठीक है। और वो जैसे ही सेटल हुए वो किस में चेंज हो जाएंगे, सिस्टी सर्कस और ब्लैडर वॉर्म के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो अब जो हमारा 6th पॉइंट है, उस 6th पॉइंट में आपको यही करना है कि ब्लैडर वॉर्म और सिस्टी सीरस की फॉर्मेशन कैसे हुई, मीन्स कि वो जो है वो चेंज जो है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हमारा 6th पॉइंट है, उसकी हेडिंग क्या है कि सिस्टी सीरस और ब्लैडर वॉर्म फॉर्मेशन, ठीक है। तो सिस्टी सीरस और ब्लैडर वॉर्म की फॉर्मेशन के लिए ये जो है वो डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक। अप टू के तक के जो डायग्राम है वो आपको यहाँ तक जो है वो शो किए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है देखो कि जो सिस्टी सीरस और ब्लैडर वॉर्म फॉर्मेशन है कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, कि वो जो है मसल्स के अंदर जाके सेटल हुआ है, ठीक है। जो हेक्साकैंथ है वो लार्ज अमाउंट में वाटर फ्लूइड होस्ट के टिश्यू से क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा विद द हेल्प ऑफ शकर्स, ठीक है। और वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्लैडर वॉर्म बोलते हैं, या सिस्टी सर्कस लार्वा बोलते हैं,
ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो 2 लेयर्स थी, यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो कि ये जो इसकी जो 2 लेयर हैं, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ब्लैडर में एक थी ना, ये जो है वो 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। ठीक है, ये जो 2 लेयर्स हैं इनके अंदर एक जो है वो आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर क्या करती है, क्यूटिकल के साथ में जो है वो फ्यूज़ कर जाती है, और एक होती है इनर लेयर जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल लेयर। ठीक है, और जो जर्मिनल लेयर है और जो आउटर लेयर है वो एक पॉइंट पे इनवेजिनेट कर जाती हैं कैविटी के अंदर। कैविटी कौन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ द सेंट्रल कैविटी। ठीक है, और ये आउटर और इनर लेयर हैं। एक पॉइंट पे क्या होता है कि जो आउटर और इनर लेयर है ये अंदर की तरफ इनवेजिनेट कर गई। ठीक है, इस तरह से देखो ये इनवेजिनेट कर रही है, कहाँ पे, सेंट्रल कैविटी के अंदर जो है वो इनवेजिनेट कर जाती हैं। ठीक है, अब जो जब ये इनवेजिनेट करती हैं तो इनवेजिनेट करने के बाद में नेक्स्ट जो डायग्राम है इसका वो ये है, लास्ट वाला। ठीक है, इनवेजिनेट करने के बाद में देखो यहाँ पे जो है इसका माउथ, यानी कि जो स्कोलेक्स हेड रीजन है, माउथ वाला जो रीजन है वो क्या है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्कोलेक्स अकर्स। उसके अलावा रोस्टेलम जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि राउंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसकी हेड के ऊपर, तो रोस्टेलर विद हुक्स इनकी डेवलपमेंट हो जाती है, और उसके अलावा जो शकर्स हैं वो भी क्या है, डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लैडर वॉर्म है इसकी फॉर्मेशन को कंप्लीट होने में अबाउट 10 वीक्स का टाइम लगता है आफ्टर इंजेक्शन ऑफ एग्स। मीन्स कि जैसे ही जो पिग है वो इंजेक्ट करता है किसको, एग्स को, तो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या है, 10 वीक्स का टाइम जो है वो लगता है। अब क्या होता है कि ये जो ब्लैडर वॉर्म्स हैं ये कम्प्लीटली फॉर्म्ड हो गई। ठीक है, ये क्या करेंगे, फर्दर इन्फेक्शन कोज करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये कैसे इन्फेक्शन कोज करेंगे कि कोई भी ह्यूमन बींग है वो क्या करेगा, अनकुक्ड पोर्क जब वो ईट करता है, क्योंकि हमने देखा कि मसल्स के अंदर तो प्रेजेंट है ही, तो अगर कोई भी ह्यूमन बींग अनकुक्ड पोर्क के ऊपर फीड करता है तो वो क्या है, ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट स्टेप जो है, ये लाइफ हिस्ट्री और इसकी जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट स्टेप जो है इन्फेक्शन टू ह्यूमन्स। ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर इन्फेक्शन जो है वो कैसे होता है। अब आप देखोगे, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ वैसे, ह्यूमन बींग्स के अंदर इन्फेक्शन कैसे होगा कि कोई भी पोर्क ईटिंग पीपल हैं जब वो अनकुक्ड मैशली पोर्क को खाते हैं, उसके ऊपर फीड करते हैं, तो जो सिस्टिक सर्कस था वो एक्टिव हो जाएगा। कहाँ जाने के बाद में, आपने क्या देखा था, ये जो बन रहा है ना ब्लैडर वॉर्म और सिस्टिक सर्कस जो लार्वा बन रहा है, ये यहाँ तक तो डिफ्रेंशिएट कर गया था, तो सिस्टिक सर्कस इसका नाम तो रहेगा ही रहेगा। तो जो सिस्टिक सर्कस है वो क्या है, इंटेस्टाइन में जैसे ही जाएगा, जैसे ही ह्यूमन बींग्स ने उसको खाया वो उसकी इंटेस्टाइन में पहुँचा, इंटेस्टाइन में जाने के बाद में वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसकी सिस्टिक सर्कस की ये जो ब्लैडर वॉल्स थी, यानी कि इसकी जो आउटर सिस्ट थी, ये क्या है, ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद में ये वाला जो रीजन था जो इनवेजिनेट हुआ था ये ईवेजिनेट हो जाता है, मतलब ये बाहर की तरफ जो है वो निकल जाएगा। यहाँ इस डायग्राम में देखिए आप, ये क्या था, अंदर की तरफ जो है वो प्रेजेंट था ना, अब ये अंदर की तरफ जो है वो प्रेजेंट नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ईवेजिनेट कर गया, मतलब ये बाहर की तरफ जो है वो इस तरह से निकल रहा है। ठीक है, तो वो इंटेस्टाइन में जाते ही सिस्टिक सर्कस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो इवेजिनेट कर जाता है। उसके जो भी पार्ट हैं, नेक रीजन है, शक्कर है, रोस्टेलर है, और जो स्कोलेक्स रीजन है, वो सारे के सारे क्या हैं, बाहर की तरफ इवेजिनेट हो जाते हैं। ठीक है, इवेजिनेट होने के बाद में उसके जो प्रोग्लोटिड हैं, यहाँ पे देखिए आप, वो भी क्या है, डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो
क्या हो जाएगा, जो ब्लैडर है वो धीरे धीरे प्रोलिफरेट करेगा। प्रोलिफरेट करने के बाद में अबाउट वो 10 to 12 वीक्स उसको लगते हैं अडल्ट में कन्वर्ट होने में, मतलब उसको मैच्योर होने में, ठीक है। और जैसे ही उसकी मैच्योरिटी आई, मैच्योरिटी के बाद वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी कि उसकी डेवलपमेंट होगी। जाइगोट है, जाइगोट के बाद में जो भी हमने डिफरेंट स्टेजेस देखी हैं वो वहाँ पे बनेगी, और ह्यूमन बींग्स की जो इंटेस्टाइन है वहाँ से जो है वो नरिशमेंट लेता रहेगा शकर्स की हेल्प से, ठीक है। और सेम प्रोसेस होगी कि फीकल मैटर के थ्रू जो है वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी से बाहर चला जाएगा, एपोलाइसिस हो जाएगी, और उसके बाद में जो है पिग्स उसके ऊपर फीड करेंगे। तो ये साइकिल जो है इस तरह से चलता रहता है। आप यहाँ देख सकते हो, इस डायग्राम में भी दिखा रखा है कि सबसे पहले देखिए आप, अगर यहाँ से नहीं समझ में आए तो इसका एक और भी डायग्राम है। सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि फीकल मैटर है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। फीकल मैटर के अंदर क्या है, एग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उन एग्स के ऊपर कौन फीड कर रहा है, उन एग्स के ऊपर पिग जो है वो फीड करता है, ठीक है, फीकल मैटर के ऊपर। पिग के अंदर जो इन्फेक्टिव स्टेज जा रही है, वो इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो कौन सी है, ऑनकोस्फीयर है, ठीक है। ऑनकोस्फीयर जो है उसकी मैंने आपको बताया था, ऑनकोस्फीयर में है क्या है, उसकी जो सिस्ट लेयर है पिग्स के अंदर जाके वो डिज़ोल्व हो जाएगी। डिज़ोल्व होने के बाद में जो लार्वा बाहर निकलेगा दैट इज़ हेक्साकैंथ। हेक्साकैंथ में 6 टीथ, मतलब यहाँ पे क्या है, ये 6 हुक्स प्रेजेंट है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये हेक्साकैंथ है। हेक्साकैंथ जो है उसके बाद में वो क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेक्साकैंथ कहाँ जाएगा, स्केलेटल मसल्स के अंदर जा रहा है। स्केलेटल मसल्स के अंदर जाके वो क्या है, सिस्टिसिरस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, मसल्स में जा रहा है। तो सिस्टिसिरस से इन्फेक्टेड पोर्क को जब कोई ह्यूमन बीइंग, यानी कि ये वाला ह्यूमन बीइंग जो है क्या कर रहा है, उसको खा रहा है, तो उसकी बॉडी में वो चला जाएगा। वहाँ जाके सिस्ट वाल जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और अबाउट 6 मंथ्स जो है उसकी बॉडी में रहता है, ठीक है। 6 मंथ के बाद वो कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद वही मेल फीमेल हैं, उनकी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, और उसके बाद में वो एग्स जो है फर्दर डिस्चार्ज होंगे ह्यूमन फेसिस के थ्रू। यहाँ पे ये बताया गया है, और इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस डायग्राम में आपको दिखाई गई है कंप्लीट डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या बताया है कि यहाँ से तो ये तो इसके अंदर है, ये वाला जो पार्ट है वो तो है पिग्स के अंदर, सेकेंडरी होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल है, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ह्यूमन बींग्स जो कि प्राइमरी होस्ट है उसके अंदर की लाइफ साइकिल जो है इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले अलग अलग जो है वो लाइफ साइकिल इसके अंदर कैसे बताई है। यहाँ पे देखना कि सबसे पहले ये ग्रेविड यूट्रस है। यहाँ ग्रेविड यूट्रस जो ह्यूमन फीकल मैटर के ऊपर फीड करते हैं पिग्स, उसके अंदर चला जाएगा। पिग्स के अंदर जो है ये हेक्साकैंथ है, पिग्स की इंटेस्टाइन में हेक्साकैंथ जो है इसके ऊपर देखो हुक्स प्रेजेंट है, ऑनकोस्फीयर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा है, उसके बाद में वो कहाँ जा रहा है, मसल्स में जा रहा है। और जो अनकुक्ड पोर्क के ऊपर ह्यूमन बींग्स फीड करती हैं तो वो उसकी बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में जाने के बाद ये देखो यहाँ पे इवेजिनेशन हो रही है, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, कंप्लीट वोम बन रहा है, उसके अंदर फिर से जो है वो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएंगे, वो फीकल मैटर में पास ऑन होगा। तो इस तरह से लाइफ साइकिल जो है यहाँ पे शो कर रखा है। उसके बाद इसके अंदर एक टॉपिक आता है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी जो है उसके अंदर क्या होता है कि एक डिजीज़ है, मतलब पैथोजेनिसिटी का मतलब है कि ये कैसे जो पैथोजन है वो इन्फेक्शन कोज करता है, और क्या जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे पैथोजेनिसिटी में कोई भी पीपल है इन्फेक्टेड विद टीनिया, स्पेशली चिल्ड्रंस और जो वीक पीपल होती हैं वो एक डिजीज़ से सफ़र करती हैं। उस डिजीज़ को हम कहते हैं, उस डिजीज़ का नाम है टीनिएसिस। टीनिएसिस, ठीक है। टीनिया सोलियम से होने वाली डिजीज़ वो क्या है, टीनिएसिस।
टीनियसिस के अंदर क्या होता है, मेनली वीकनेस आ जाती है बॉडी में, एनीमिया जिसको हम बोलते हैं खून की कमी, वो होता है। उसके अलावा इनडाइजेशन है, एनीमिया जो है और वीकनेस जो है वो किसकी वजह से होती है, इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से होती है, क्योंकि प्रॉपरली जो है वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। एबिडोमिनल पेन है, नोजिया है, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। उसके अलावा जो है नर्वस सिस्टम की डिजीज़ जो हैं वो भी अपीयर हो जाती हैं। कब होती हैं, अगर ये लार्वा इन्फेक्ट कर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो डिजीज़ होगी उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोसिस्टिसिरस, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो वो जो है वो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन होती है, और उसके केस में क्या होता है, जो पीपल हैं उसकी डेथ के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोसिस्टिसिरोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब कहता है कि नेक्स्ट इसके अंदर यही बता रखा है पैथोजेनिसिटी में कि कैसे जो है इसकी पैथोजेनिसिटी हुई है, कैसे हो सकती है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अनकुक्ड पोर्क के ऊपर ईट कर रहे हैं उससे होती है। उसके अलावा कॉन्टामिनेटेड फूड से, ठीक है, या वाटर जिसके अंदर जो है वो ऑन्कोस्फीयर लार्वे प्रेजेंट हैं, या फिर जो हमारे बॉडी के सॉफ्ट पार्ट होते हैं जैसे फिंगर्स हैं और पाम है, उसके अलावा जो नेल्स हैं उसके साथ अटैच होके वो बॉडी के अंदर जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, और बॉडी के अंदर आके वो डिफरेंट आई मसल्स को भी इन्वेड करते हैं और ब्रेन को भी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी जब वो इन्फेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाएगी अगर वो आई मसल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, और जो ब्रेन को अगर वो इन्फेक्ट कर रहे हैं तो वो डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थेरेपी, ट्रीटमेंट जो है उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मेन तो है कि जिस किसी को भी इन्फेक्शन हुआ है टैप फॉर्म का, उसको एंटी हेलमेंथिस, मतलब अगेंस्ट हेलमेंथिस के अगेंस्ट एंटी हेलमेंथिस ड्रग्स जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए, जैसे क्विनाक्राइन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एंटीफेन है, डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो आपके बताई गई हैं सिलेबस के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर लास्ट जो टॉपिक है वो है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है कि प्रिवेंटिव मेजर्स, हम कैसे जो है वो प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मेन तो यही है कि हमें कोई भी अगर पोर्क लेना है तो उस पोर्क को हम प्रॉपरली कुक करें अच्छे से, ठीक है, तभी उसको क्या है खाएं। उसके अलावा जो स्टेरिलाइजेशन है या पर्सनल हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहा है उसको आप स्टेरिलाइज करो अच्छे से। उसके अलावा पर्सनल हाइजीन का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ध्यान रखा जाए। इसके ट्रीटमेंट में ये है कि हम इसको सर्जरी से जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे कि लाइक आइज़ हैं, ब्रेन्स हैं, वहाँ से जो इसका रिमूवल है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, अदरवाइज़ हम इसको सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं, मीन्स इट इज़ क्योरेबल। ठीक है, तो ये जो है वो आपका कंप्लीट टॉपिक था जो रहता था, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ में जो प्लेटा हेलमिंथेस का चैप्टर है हमारा वो भी कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि लाइफ हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट जो स्टेज है दैट इज़ कोपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, जो कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर होगी इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट स्टेज इज़ कैप्सूल फॉर्मेशन। कैप्सूल फॉर्मेशन भी क्या है, कैप्सूल फॉर्मेशन भी कहाँ होगी, कैप्सूल फॉर्मेशन ऊ टाइप के अंदर हो रही है टीनिया की बॉडी में, बट टीनिया प्रेजेंट कहाँ है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में, ये स्टेप भी वहीं पे होगा। थर्ड है क्लीवेज एंड अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दिस इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। फोर्थ जो स्टेज है वो है इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी होस्ट, वो इसके अंदर है कि पिग्स के अंदर इन्फेक्शन कैसे होता है। फिफ्थ वन इज़ माइग्रेशन विद इन सेकेंडरी होस्ट, कि सेकेंडरी होस्ट में वो स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में, और उसके अलावा बाद में जो है वो मसल्स में वो माइग्रेट कर रहा है। सिक्स्थ पॉइंट इज सिस्टिसिरस और ब्लैडर वॉर्म फॉर्मेशन, इसमें ये बताया कि ब्लैडर वॉर्म की फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुई, मतलब इवेजिनेशन, जो इनवेजिनेशन मैं आपको बताई थी मैंने जो। उसके अलावा लास्ट स्टेप है इन्फेक्शन टू ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर इन्फेक्शन जो है वो कैसे होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो ऑफलाइन क्लास में अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकता है।
थैंक यू सो मच।